द क्लास। देखो पहले तो हमने 2 चैप्टर हमारा खत्म हो चुका था, अभी 3rd नंबर चैप्टर में हम आने वाले थे। जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी चैप्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वैसे अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में हम जाए कि जीएसटी जब आया वो पहले किस कंट्री में आया था, पहले आया था किस में, फ्रांस में आया था। किस ईयर में, 1954 में। जीएसटी को हम क्या बोलते हैं, वन नेशन वन टैक्स। अभी जीएसटी जब आया तो क्या वो किस एंट्री नंबर से आया, किस लिस्ट नंबर से आया, और कुछ मतलब जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल है उसमें जो कितना लिस्ट है, हमारा 3 लिस्ट है। अभी लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इन तीनों लिस्ट में अगर हम देखने चलेंगे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7 शेड्यूल के 3 लिस्ट है। एक लिस्ट 1 है, दूसरा लिस्ट 2 है, तीसरा लिस्ट 3 है। ये है। अभी मुझे बताओ कि जीएसटी इन तीनों में किस लिस्ट से आया है, लिस्ट नंबर 1 में से, लिस्ट नंबर 2 में से और लिस्ट नंबर 3 में से। अगर हम ऐसे देखेंगे तो जीएसटी ना किसी लिस्ट में है ना कहीं एंट्री नंबर पर है। जीएसटी के लिए हम एक स्पेशल आर्टिकल लेकर आए थे जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। इस आर्टिकल से हमारा जीएसटी का कहानी शुरू हुआ था। जैसे कि आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है बोलता है कि स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी, की जीएसटी के रिलेटेड जो भी प्रोविजन आए हैं वो किस आर्टिकल से आए हैं, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से आए हैं। अभी इसके बाद हमने देखा कि लिस्ट नंबर 1 में किसका हाथ में पावर है। लिस्ट नंबर 1 में हमारा पार्लियामेंट बैठा है और सिर्फ पार्लियामेंट बैठा है। लिस्ट नंबर 2 में हमारा स्टेट असेंबली बैठा है और सिर्फ स्टेट असेंबली बैठा है। और लिस्ट नंबर 3 में क्या बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। अगर आज पर आर्टिकल नंबर 254 अगर किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कौन प्रिवेल करेगी, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। ये टोटल हम देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वहां पर हम कुछ एंट्री नंबर भी देखे थे यहाँ पर। जैसे कि एंट्री नंबर 82 यूनियन लिस्ट का क्या बोलता है, इनकम टैक्स। देन एंट्री नंबर 83 बोलता है हमारा कस्टम के ऊपर। एंट्री नंबर 84 बोलता है हमारा एक्साइज के ऊपर। ये हम देख चुके थे। अभी जीएसटी तो किसी एंट्री नंबर में नहीं है ना किसी लिस्ट नंबर में है। जीएसटी के लिए हमारा एक स्पेशल आर्टिकल आया था जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। ये जीएसटी की कहानी इस आर्टिकल से लिखी गई थी। अभी इसके बाद हमारा जो जीएसटी है वो कहाँ से हमने अडॉप्ट किए हैं, हम कनाडा से अडॉप्ट किए हैं। हमारा जो रेट है वो कितना है, 4 टायर सिस्टम, जैसे कि 5, 12, 18 और 28। सबसे ज्यादा मतलब किस कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट है, फर्स्ट हाईएस्ट हमारा इंडिया में है जो 28% जीएसटी का रेट है, और सेकंड हाईएस्ट अर्जेंटीना है जो 27% है। अभी इसके बाद हमने देखा कि कुछ आर्टिकल्स देखे थे जैसे कि आर्टिकल नंबर 245, 246, 248 ऐसे करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स देखे थे। और बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी में हमने देखे थे कि जीएसटी कैसे आया, पहले किस कंट्री में आया था, जीएसटी के किस मॉडल फॉलो करता है, जीएसटी में कितने मॉडल है, टोटल 4 मॉडल है। हम फॉलो करते हैं डुअल मॉडल जो है कनाडा का। ये सब हम देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अभी जीएसटीएन देखे थे, जीएसटीआईएन देखे थे। जीएसटीएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, और जीएसटीआईएन क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप लोगों को, क्या जीएसटी लेना हमारे लिए ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? क्या हम चाहे तो अपनी मर्जी से जीएसटी ले सकते हैं, या ऑफ कोर्स हम चाहे तो अपनी मर्जी से भी जीएसटी से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ये बोलेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए 10 लाख और 20 लाख और 40 लाख का लिमिट होता है। ऐसा कुछ नहीं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसके आगे अगर ये आपका टर्नओवर रहा तो आपके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ये बोलता है लॉ में कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख रहा या 20 लाख रहा या 40 लाख रहा तो आप तभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंडेटरी हो जाओगे। अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। तो इसके बाद ये था टोटल प्रीवियस क्लासेस का थोड़ा रिवीजन। और इसके बाद हमने स्टार्ट किए थे क्या, फ्लो, मतलब किस फ्लो में हम चैप्टर जीएसटी को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ सप्लाई का चैप्टर देखेंगे। जैसे कि अगर फ्लो में जाएंगे कि पहले तो अगर एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, सपोज मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मैं कैसे लूंगी रजिस्ट्रेशन? मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो एक प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा। ये है हमारा एक बड़ा सा प्रोफेशनल। कौन है? एक बड़ा सा प्रोफेशनल है। क्या है? प्रोफेशनल है।
प्रोफेशनल, अगर इनके पास आप जाओगे, ये हमारा एक छोटा सा क्लाइंट है, बड़ा सा प्रोफेशनल, छोटा सा क्लाइंट। अभी इसको क्या है, इसको अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है, तो वो क्या करेगा, क्लाइंट जाएगा प्रोफेशनल के पास। किसके पास जाएगा, प्रोफेशनल के पास रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में। तो अभी क्या करेगा, वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल जी है, तो वो कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे क्लाइंट को, या ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले ही बोल देंगे कि नहीं नहीं आप रजिस्ट्रेशन कर लो। ऐसा नहीं होगा, ये जो क्लाइंट है इसका कुछ बिजनेस भी होगा, तो ये पूछेगा पहले तो ये प्रोफेशनल सर, अगर क्लाइंट जाकर बोलेगा कि प्रोफेशनल सर मुझे आप क्या करें, एक मतलब सजेशन दीजिए कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं या ना लूं। अभी क्या करेगा, क्लाइंट पूछेगा प्रोफेशनल सर को। अभी प्रोफेशनल सर बोलेंगे कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए तुम्हें कुछ क्राइटेरिया होगा, उसको फॉलो करना होगा। जैसे कि जीएसटी में क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब कुछ स्टेप हो गए, अगर उसको आप फॉलो करते करते चलेंगे तो मैं डिसाइड करके आपको बोल दूंगा कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। पहले तो हम उस स्टेप को देखेंगे कि किस किस स्टेप से हम जा सकते हैं, कि एक प्रोफेशनल क्या क्या स्टेप हमको बताएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो पहले देखो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, देखो ये जो बिजनेस कर रहा है क्लाइंट को पहले वो पूछेगा प्रोफेशनल कि आप जो बिजनेस कर रहे हो वो एलिमेंट्स किस में कवर है, गुड्स में कवर है या सर्विस में कवर है या वो दोनों में कवर है। वैसे गुड्स का डेफिनेशन हमारा है, हम डेफिनेशन गुड्स का और सर्विसेज का देखेंगे जो आगे है। अभी देखो, अभी क्या पूछेगा, पहले तो वो पूछेगा कि प्रोफेशनल पहले पूछेगा कि आप जो एलिमेंट्स में डील कर रहे हो वो डील गुड्स में है या सर्विस में है या दोनों में है। पहले ये क्वेश्चन पूछेगा वो क्लाइंट को। अभी क्लाइंट ने अगर क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो एलिमेंट डील कर रहा है वो गुड्स में है, सपोज वो क्लाइंट ने क्या किया, वो क्लाइंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो जो एलिमेंट के साथ डील कर रहा है वो क्या है हमारा, वो हमारा है गुड्स में कवर हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में प्रोफेशनल पूछेगा, अगर वो गुड्स में कवर हुआ तो अभी मुझे बताओ कि आप जो कर रहे हो, वो जो आप जो एक्टिविटी कर रहे हो वो एक्टिविटी क्या सप्लाई में कवर होगा, क्या वो सप्लाई में कवर होगा। अभी देखेगा क्या, वो प्रोफेशनल पूछेगा कि अगर जो वो एक्टिविटी कर रहा है, प्रोफेशनल देखेगा कि वो जो एलिमेंट कर रहा है, वो जो एलिमेंट का सप्लाई कर रहा है, क्या वो एलिमेंट गुड्स में कवर होगा या सप्लाई सर्विस में कवर होगा। पहले तो देखेगा वो गुड्स में कवर हो गया। अभी गुड्स में कवर हो गया, अगर वो एक्टिविटी सप्लाई में ही कवर नहीं होगा तो वो एक्टिविटी कहाँ से जीएसटी में टैक्सेबल होगा। सप्लाई में किस किस सेक्शन 7 ऑफ सप्लाई में बोलता है कि किस किस एक्टिविटी को हम सप्लाई मानेंगे, तो ये दिया हुआ है। पहले तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बनेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस क्या बनेगा, हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। देन उसके बाद अगर 2 क्वेश्चन अभी क्लियर हुआ, एलिमेंट डिसाइड हो गया, एलिमेंट उसका गुड्स में कवर हो रहा है, उसके साथ साथ क्या डिसाइड हुआ कि वो जो एलिमेंट के साथ वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई में कवर हो गया। अभी इसके बाद अगर वो सप्लाई में कवर हो गया तो अभी देखना है कि वो सप्लाई कहाँ कर रहा है। अगर वो इंडिया के अंदर ही सप्लाई नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, वो तो इंडिया में सप्लाई नहीं कर रहा है तो जीएसटी देने की बात कहाँ आएगी। तो यहाँ पर देखना है, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, किस टैक्सेबल टेरिटरी से ये सप्लाई कर रहा है। अगर वो इंडिया में कर रहा है तो फाइन, इट्स ओके, वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेगा। देन उसके बाद वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा। मतलब अगर वो टैक्स देने के लिए लाइबल ही नहीं है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा वो क्यों लेगा, लेने के लिए जरूरत भी नहीं। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अगर वो उसको क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन। पहले देखो, अगर जीएसटी में अगर कोई भी प्रोफेशनल है उनके पास अगर आप जाओगे तो पहले उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है। उनको पहले सपोज मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आऊंगी कि आप प्रोफेशनल हो, मुझे कुछ सजेशन दीजिए कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूं या नहीं लूं। तो देखो, पहले तो अगर एक पर्सन है, ये हमारा बड़ा सा प्रोफेशनल है, ये हमारा छोटू सा क्लाइंट है। अभी ये क्लाइंट जाएगा इस प्रोफेशनल के पास, अगर इस प्रोफेशनल के पास जाएगा तो उसको वो पूछेगा कि सर मेरा एक बिजनेस है और मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहती हूँ। तो प्रोफेशनल सर ने बोलेंगे कि अगर तुम्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो पहले देखो, पहले तुम क्या करना, तुम जो एलिमेंट में डील कर रहे हो वो किस में आ रही है, सप्लाई ऑफ गुड्स में आ रही है या सर्विस में आ रहे हैं या
दोनों में ही नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, अगर उसका एलिमेंट कवर हो गया सप्लाई ऑफ गुड्स में या सर्विस में या दोनों में, देन वो आगे का प्रोसीड करेगा, आगे का प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड करेगा। अगर वो उसका एलिमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, देन उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा, वो जो एलिमेंट एक्टिविटी कर रहा है, वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई में कवर है या नहीं। अगर वो सप्लाई में कवर हो गया, देन वो सप्लाई कहाँ कर रहा है हमको देखना है। अगर वो विद इन इंडिया विद इन टैक्सेबल टेरिटोरी कर रहा है, फिर तो जीएसटी देने के लिए वो लाइबल होगा। अगर इसके बाद हम देखेंगे कि वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। अगर वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो जीएसटी में क्यों लेगा वो रजिस्ट्रेशन, यही बोलता है टोटल। अगर इतना स्टेप हम देख चुके हैं, अभी आगे का और भी स्टेप है। तो देखो पहले स्टेप नंबर 1 आपको लिखना है, जो क्या बोलता है, मैं इसको अच्छे से लिखकर आपको दिखाती हूँ। अभी हमारा सिर्फ 4 स्टेप हुआ है, और भी स्टेप है। जीएसटी लगेगा या नहीं हमको भी डिसाइड करना है। अभी इसके बाद और स्टेप है। अभी देखो मैं क्या की हूँ, सारा का सारा पॉइंट्स कि किस किस क्राइटेरिया में एक प्रोफेशनल एक क्लाइंट को क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस क्राइटेरिया को वो फॉलो करके डिसाइड कर सकता है कि हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। अभी ये सारा का सारा स्टेप मैं लोड कर ली हूँ, यहाँ पर एक एक करके पढ़ूंगी। अभी आप चाहे तो इसको नोट बना देना। जैसे कि देखो पहले तो ये है प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल के पास एक क्लाइंट जाएगा, क्लाइंट ये छोटा सा क्लाइंट से बड़ा सा प्रोफेशनल। यहाँ पर प्रोफेशनल का एक टोपी डाल देते हैं, अलग दिखना चाहिए। ओके हो गया। तो ये क्लाइंट जाएगा प्रोफेशनल के पास, अभी बोलेगा क्या, वो जाकर बोलेगा कि मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अभी प्रोफेशनल को किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करना है कि वो पर्सन जो है उसको रजिस्ट्रेशन लेना या नहीं लेना वो डिसाइड करेगा। पहले प्रोफेशनल क्या करेगा, प्रोफेशनल पहले देखेगा कि वो जो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या देखा कि वो जो क्लाइंट है वो जो एलिमेंट में डील कर रहा है वो किस में कवर हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विस में या दोनों में, किस में कवर हो रहा है। पहले वो एलिमेंट डिसाइड करेगा कि वो एलिमेंट, सपोज वो एलिमेंट क्या हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर हो गया। देन वो नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा कि एक्टिविटी कवर्ड इन सप्लाई और नॉट, मतलब वो देखेगा कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है, वो जो क्लाइंट वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई में कवर हो रहा है नहीं। अगर वो एक्टिविटी सप्लाई में ही कवर नहीं हो रहा है तो वो क्यों टैक्स देगा। तो नेक्स्ट वो क्या देखेगा कि वो एक्टिविटी सप्लाई में कवर हो रहा है या नहीं। सप्लाई के चैप्टर में हम देखेंगे, ब्रीफ में दिया हुआ है किस किस एक्टिविटी को हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये दिया हुआ है। देन उसके बाद हम स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में बोलता है टैक्सेबल टेरिटोरी। अगर वो सप्लाई में कवर हो गया, एलिमेंट उसका गुड्स में कवर हो गया और वो सप्लाई में कवर हो गया, वो जो एक्टिविटी कर रहा है। अभी वो थर्ड स्टेप में जाएगा कि वो टैक्सेबल टेरिटोरी में सप्लाई कर रहा है या नहीं, मतलब अगर वो इंडिया के बाहर सप्लाई कर रहा है देन वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। तो वो कहाँ कब टैक्स देने के लिए लायबल होगा, अगर वो सप्लाई करेगा विद इन टैक्सेबल टेरिटोरी। देन स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, टैक्सेबल पर्सन है या नहीं वो डिसाइड करेगा। अगर वो टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। अगर वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है तो वो जीएसटी में क्यों देगा, रजिस्ट्रेशन क्यों लेगा, तो डिसाइड करेंगे कि वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। स्टेप नंबर 5 बोलता है कि अभी हम देखेंगे वो जो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जो भी हुआ, वो जो सप्लाई कर रहा है गुड्स वो 100% एग्जेम्पशन लिमिट में तो कवर नहीं है। अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट में कवर हो गया तो उस पर जीएसटी लगेगा बट कलेक्ट नहीं होगा। अगर वो एग्जेम्पशन लिमिट में कवर नहीं हुआ, जीएसटी लगेगा भी और वो कलेक्शन भी होगा। अगर वो 100% जो डील्स कर रहा है, वो जो गुड्स है, अगर वो 100% एग्जेम्पशन लिमिट में कवर हो गया तो वो क्या सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगा या सर्विस बनेगा या दोनों बनेगा, नहीं। अगर वो 100% क्या बन गया, अगर एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर हो गया देन वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा। तो अगर वो नहीं बनेगा तो टैक्सेबल ही नहीं होगा, तो उस केस में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। देन उसके बाद क्या 100% एग्जेम्पशन लिमिट हमने देख चुके हैं। अगर सपोज मान लेते हैं यहाँ पर कि वो 100% एग्जेम्पशन लिमिट में कवर नहीं है, मतलब यहाँ पर जीएसटी लगेगा भी और कलेक्ट भी होगा। देन स्टेप 7 क्या बोलता है कि यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है, स्टेप नंबर 6 बोलता है कि वैल्यू ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, मतलब हमारा जीएसटी का वैल्यू क्या रहेगा। देन वैल्यू क्या रहेगा प्रोडक्ट का, ये सब डिसाइड करेंगे स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 7 में रेट क्या रहेगा, मतलब अगर हम रेट डिसाइड करेंगे, हमारे 4 टायर सिस्टम रेट है 5, 12, 18, 28। अगर वो रेडीमेड गारमेंट के ऊपर, सपोज वो रेडीमेड गारमेंट के ऊपर डील कर रहा है तो यहाँ पर रेट कितना आएगा, 18% आएगा, तो ये बोलता है रेट। देन स्टेप नंबर 8 क्या बोलता है, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, मतलब कौन लाइबल होगा जीएसटी देने के लिए। जैसे कि हमारा फॉरवर्ड चार्ज होता है, रिवर्स चार्ज होता है, हम आगे देखेंगे, और थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है जो ईसीओ वाले, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वाले। अभी हम देखेंगे अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के केस में आए तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होता है, सप्लायर टैक्स देता है,
रिवर्स चार्ज के केस में रिसीवर टैक्स रहता है। अभी 22 गुड्स एंड 22 सर्विसेज एंड 8 गुड्स है जो रिवर्स चार्ज के केस में कवर हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि वो सप्लायर जो करेगा, वो सप्लायर अगर वो फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस में टैक्स देगा तो वो कब देगा, वो फॉरवर्ड चार्ज के बेसिस पे अगर टैक्स देगा तो सप्लायर देगा, रिवर्स चार्ज के बेसिस पे अगर टैक्स देना होगा तो रिसीवर देगा, ईसीओ वाले और थर्ड पार्टी के केस में थर्ड पार्टी देगा। ये तीनों आते हैं जब हम टैक्स पेमेंट करते हैं, मतलब हु इज लाइबल टू पे जीएसटी हम डिसाइड करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे स्टेप नंबर 9 जो क्या बोलता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, हमारा टैक्सेबल इवेंट कब अराइज होगा, मतलब हमारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होगा, ये हम देखेंगे। देन 10 में क्या देखेंगे, M4R ITC जो बोलता है ऑडिट। देन 4R का मतलब रिकॉर्ड रिपोर्ट, ये सब बोलता है। M4R ITC, इसको मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सब होता है। तो मैं आपको M4R ITC का फुल फॉर्म बताऊंगी अभी, देखो। देन स्टेप नंबर 11 में क्या आएगा, असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन आएगा। असेसमेंट मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। हम टैक्स लाइबिलिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये बोलता है असेसमेंट। देन उसके बाद हमारा आएगा अपील एंड एडवांस रूलिंग। देन उसके बाद हमारा आएगा इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन। ये है हमारा टोटल 13 स्टेप। इसको फॉलो करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा, वो एलिमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज में कवर हो रहा है कि नहीं। अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर हो गया, देन वो जो सप्लाई कर रहा है वो एलिमेंट, देन एलिमेंट को देखेंगे कि वो जो एक्टिविटी कर रहा है वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस कहाँ पर कवर हो रहा है। एलिमेंट डिसाइड हो गया, अभी वो एक्टिविटी चूज करती है। अगर वो एक्टिविटी सप्लाई में कवर हुआ, देन वो देखेंगे कि वो सप्लाई कहाँ कर रहा है। अगर वो टैक्सेबल टेरिटरी विद इन इंडिया कर रहा है, देन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेगा। देन वो टैक्सेबल पर्सन देखेंगे कि टैक्सेबल पर्सन है या नहीं। अगर वो टैक्सेबल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देन उसके बाद अगर देखेंगे कि 100% एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर हो रहा है नहीं, उसका प्रोडक्ट अगर 100% एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर हो रहा है तो उसमें जीएसटी लगेगा, बट कलेक्शन नहीं होगा। अगर 100% एग्जेम्पशन लिमिट में कवर ही नहीं हो रहा है, उस पर जीएसटी लगेगा भी और कलेक्ट भी होगा। देन उसके बाद हम वैल्यू डिसाइड करेंगे, रेट डिसाइड करेंगे। देन हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, जीएसटी देने के लिए कौन लाइबल है। जैसे कि मतलब फॉरवर्ड चार्ज के केस में सप्लायर होता है, रिवर्स चार्ज के केस में रिसीवर पेमेंट करता है, और थर्ड पार्टी के केस में, इश्यू वाले केस में वो थर्ड पार्टी पेमेंट करता है। तो ये होता है हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। देन हमारा पॉइंट ऑफ टैक्स मतलब पॉइंट ऑफ टैक्सेशन या टाइम ऑफ सप्लाई कब अराइज होकर आएगा, निकल कर आएगा, ये हम देखेंगे। देन स्टेप नंबर 10 में हम देखेंगे M4R ITC, इसका ऑडिट ये सब होता है, M4R ITC का फुल फॉर्म। देन उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप नंबर 11 में असेसमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो बोलता है असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन। देन हम 12 देखेंगे जो बोलता है अपील एंड एडवांस रूलिंग। 13 देखेंगे इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पेनल प्रोसिक्यूशन। ये होता है टोटल हमारा टोटल बेस, जिसके ऊपर हम देखेंगे कि हमको जीएसटी लेने के लिए जरूरत है या नहीं। So that's it for today. Love you all. अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।